नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य की व्यवस्था में जो भारत सरकार ने भारत ने जो नई उपलब्धि हासिल की है, आज की ही बात है। और ये उपलब्धि विश्व के गिने चुने देशों ने अपने यहाँ फैसिलिटी दी है और भारत भी उन देशों में शामिल है। भारत ने जो फैसिलिटी, जो भारत को मुझे लगता है कि सन 1950 के बाद तुरंत कर देना चाहिए था, वो मोदी जी के आने के बाद 2020 में हुआ। अब 2020 में हुआ, ये बात समझ कैसे आए कि आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया। मैं आपको बताता हूं। एक संगठन बनाया मोदी जी ने 2020 में, जिसका नाम था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसको एमएसएमई सेक्टर में के जो इसरो को, जो एमएसएमई सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसको इन स्पेक कहा गया, मतलब इन शॉर्ट में इन स्पेक, INSPACE, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्या होता है कि इसरो भारत सरकार ने बनाया, उस समय आवश्यकता थी, लेकिन जो धर्म समझाया गया है, राज्य समझाया गया है, उस राज्य के 7 अंग बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। उन 7 अंगों में का जो रोल है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ, मतलब भारत में, वो रोल हमने प्ले किया है। हम शायद भटक गए हैं, या हम ये कहें कि हम उसको कुछ दूसरे तरह से आकलन कर रहे हैं, या हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने शास्त्रों के अनुसार राज्य नहीं कर पा रहे हैं। राज्य के 7 गुण महर्षि शुक्राचार्य ने बताए हैं, और वो 7 गुण ये हैं कि राज्य होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए, उसके पास अमात्य सचिव होने चाहिए, सहृदय होने चाहिए, कोष होना चाहिए, दुर्ग और बल होना चाहिए। बल का मतलब है सेना और पुलिस, दुर्ग का मतलब है जो बाउंड्री पर हमारे किले बनते हैं, किलेबंदी, वो। राष्ट्र, जगह, राज्य से तात्पर्य है, और राष्ट्र की परिभाषा भी अलग से जो लोग लगाते हैं वो अलग लगाते हैं। राज्य के पास कोष होना चाहिए। ये राजा की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने कोष को संभाल कर रखे, अपने कोष को बटने न दे, अपने कोष को उड़ाए नहीं। धन संग्रह करना राजा की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन धन संग्रह प्रजा से वैसे करना चाहिए जैसे गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है बिना कष्ट के, वैसे कोष का संग्रह होना चाहिए। सहृदय लोग होने चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य का काम व्यापार करना नहीं है, राज्य व्यापारी नहीं होना चाहिए। राज्य जो है वो लोगों का भरण पोषण करने वाला, उनको सुरक्षा देने वाला, फैसिलिटी देने वाला, व्यापार को फैसिलिटी देने वाला, और व्यापार सही से फलीभूत हो। भारत, मतलब देश के अंदर अंदरूनी शक्तियां, जनता की सहभागिता चाहिए होती है, जनता उसमें सहभागी हो। इसलिए राजा को खजाने की आवश्यकता पड़ती है, मदद कर सकता है, लेकिन राजा व्यापारी नहीं हो सकता। भारत दुर्भाग्य से 1950 में बनने के बाद भारत व्यापारी हो गया। भारत ने जूते की फैक्ट्रियां खोली, भारत ने चमड़े की फैक्ट्रियां खोली, भारत ने बहुत सारी एजेंसियां खोली। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें चाहिए थी, जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इनिशियल रूप से इन्वेस्टमेंट करे, और इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ावा दे। इन्वेस्टमेंट करके जब वो सरकार बढ़ावा दे देती है, तो सरकार के बढ़ावा देने के बाद इंडस्ट्री डेवलप होने लगती है, और जैसे ही सामान्य जन उसमें भागीदार होना शुरू हो जाते हैं और वो व्यापार को अपने हाथों में ले लेते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है, सरकार उन विषयों से पीछे हट जाती है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, राजा की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने अमात्यों के माध्यम से, यानी कि अपने सचिवों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दे, राज्य फलीभूत हो। सुरक्षा देना उसकी जिम्मेवारी, सॉवरेन फंक्शन है। किला बनाना सॉवरेन फंक्शन है। राज्य का कोष हो, सॉवरेन फंक्शन है। अब हुआ क्या कि जब इसरो बना, मैंने जैसे ये 7 अंग बताए हैं, इन 7 अंगों में व्यापार नहीं है। अब इसरो बना। इसरो बनने के बाद इसरो ने स्वयं में सैटेलाइट बनाने शुरू किए हैं, स्पेस सैटेलाइट, मतलब स्पेस क्राफ्ट बनाने शुरू किए हैं, रॉकेट बनाने शुरू किए, सब राज्य ने किया।
डिफेंस इक्विपमेंट भी राज्य ने ही बनाए, बाकी सब डिफेंस इक्विपमेंट हमने बाजार से खरीदे, विदेशों से खरीदे। दूसरे देशों ने इसके मुकाबले क्या किया कि उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट की फैक्ट्रियां लगाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैक्ट्रियां लगाई, इसके अलावा पब्लिक की सहभागिता उसमें शामिल की, और पब्लिक की सहभागिता से यानी कि बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले गए, उनको सरकारी मदद दी गई, उनको फैसिलिटेट करके खड़ा कर दिया गया, वो स्वायत्त हो गए। ऐसे स्वायत्त बनाने की प्रक्रिया में राज्यों ने काम किया। हालांकि मैं मानता हूं कि संसार के 5-6 राज्य ही ऐसे हैं, 5-6 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। भारत ने संभवतः इसको प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया, संभवतः क्या, भारत ने प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया और भारत ने सब कुछ स्वयं किया। उसने डिफेंस इक्विपमेंट HAL बनाकर अपने पास रखा, DRDA बनाकर अपने पास रखा, और उसने इसरो बनाकर अपने पास रखा। यहां तक कि जैसे मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बनाई और उनके साथ जूता चप्पल तिरपाल भी बनाया। ठीक है, आवश्यकता रही होगी बनाना, लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर में लाकर स्वायत्त आत्मनिर्भर भारत बनाने की आवश्यकता थी, जो मोदी जी के विचार में आया, क्योंकि राज्य सब कुछ नहीं कर सकता, यह तय बात है और शास्त्रों में भी इसकी चर्चा नहीं है। अब क्या मोदी जी ने किया, जैसे मैंने कहा कि 2020 में उन्होंने ये एजेंसी खोली, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, और इस सेंटर का काम यह था कि प्राइवेट सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, इनिशिएट करने वाले हो सकते हैं, भारत में ऐसे एरोस्पेस सेंटर खुलें, ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले सेंटर खुलें जो कि रॉकेट बना सकते हो, जो सैटेलाइट बना सकते हो और जो स्पेस में छोड़ सकते हो। यहां तक कि उसका काम यह भी है कि अगर कोई सैटेलाइट सेंटर, स्पेस सेंटर बना सकते हैं तो वो स्पेस सेंटर भी बनाए। उसके लिए अधिकारी अपॉइंट किए गए, उसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट की गई कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति ये चाहता है कि हम सैटेलाइट बनाएंगे, कोई ये मानता है कि हम सैटेलाइट बनाकर उड़ाएंगे, कोई ये मानता है कि हम अपने रॉकेट से सैटेलाइट छोड़ेंगे, स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे, तो उसको फैसिलिटेट करना और इसरो के साथ कंपेटेबल बनाना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। उसने बखूबी अपना काम निभाया। हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस नाम की एक कंपनी 4 वर्ष पहले उसने स्टार्टअप शुरू किया था, छोटा सा स्टार्टअप। फिर मोदी जी की 2020 की योजना के अनुसार जब वो इन स्पेस के साथ जुड़ा तो इन स्पेस ने उसको बताया, फैसिलिटीज दी, और उस फैसिलिटी का परिणाम निकला कि आज भारत ने पहला प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट उड़ाया। ये पिछले 75 साल में पहला मौका है जब भारत सरकार ने फैसिलिटी दी और प्राइवेट सेक्टर, प्योर प्राइवेट सेक्टर का विश्व का स्टार्टअप, वर्ल्ड स्टार्टअप है ये, जो विक्रम एस नाम का रॉकेट उड़ाया है, वो अपने टाइप का पहला रॉकेट है जिसमें 3D इस्तेमाल की गई है। विश्व में प्राइवेट सेक्टर की ऐसी इनिशिएशन नहीं हुआ है, सरकारी स्तर पर तो हुआ है। इन्होंने क्या किया कि आज सुबह 11 बजे इसको उड़ाया और जमीन से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर उसको सेट किया है। ये 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स फॉर स्पिन स्टेबिलिटी। स्पिन स्टेबिलिटी मतलब वो जो स्पिन्स करने वाली चीजें उसमें होंगी, मैं उसका जानकार नहीं हूं इसलिए बहुत नहीं बता सकता। तो स्काई रूट की फंक्शनरी, भाई स्काई रूट ने ये बताया कि भाई ये पहला 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स फॉर स्पिन स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जो प्राइवेट सेक्टर का पहला है। मिशन का टाइटल प्रारंभ दिया क्योंकि ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का है और इस कंपनी का भी ये पहला लॉन्च था, इसलिए उन्होंने अपना नाम प्रारंभ दिया है। और साथ में ये घोषणा की, चूंकि इसरो की भी अपनी एक एजेंसी है जिसने कहा है, जो बेचती है अपने एरोस्पेस के साथ, जो हमारे लॉन्च व्हीकल जाते हैं, उन लॉन्च व्हीकल्स पर दुनिया भर के सैटेलाइट लेकर जाते हैं। रशिया के सैटेलाइट जाते हैं, अमेरिका के सैटेलाइट जाते हैं, यहां तक कि हम यूरोप के बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो उन सैटेलाइट्स को हम अपने इससे स्पेसक्राफ्ट से भेजते हैं, ये इसरो करता है। ये पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, पहला लॉन्च व्हीकल है जो ये कहता है कि हम पूरे विश्व के क्लाइंट के साथ भेजेंगे। इन्होंने पहला ये जो मिशन भेजा है जिसको प्रारंभ कहा है, इसमें 2 डोमेस्टिक कस्टमर्स के सैटेलाइट भेजे हैं और एक विदेशी कस्टमर का सैटेलाइट भेजा है जो प्राइवेट है। मजे की बात यह है कि ये सही से लॉन्च हो गया है,
मजे की बात, अच्छी बात यह है कि 600 किलो का लगभग पेलोड लेकर गया है, जिसमें एक विक्रम, दूसरा विक्रम 2, तीसरा विक्रम 3 सीरीज इन्होंने लॉन्च की है। ये अपने ऑर्बिट में जमीन से लगभग 500 किलोमीटर की लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में स्थापित हो गया है, या वहां स्थापित होने की इनकी योजना है, वहां ये स्थापित हो जाएगा, लॉन्च हो गया, पहुंच गया। अभी तक कोई ऐसी अशुभ समाचार नहीं आए हैं और ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का था। अब अगर भारत में स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां, स्पेस जो जो व्हीकल हैं, उनको रॉकेट व्हीकल बनाने वाली कंपनियां अगर भारत में स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, आज शुरू होंगे, तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल में वो बड़ा रूप भी लेंगे और विदेशों को भी बेचेंगे, विदेशी सैटेलाइटों को भी भारत से छोड़ेंगे, जिससे भारत में फॉरेन करेंसी आती है। हालांकि इस तरह के स्टार्टअप्स हमने, और ये स्वदेशी स्टार्टअप है, अच्छी बात यह है इसके अंदर टेलीमेट्री, ट्रैकिंग डिवाइसेस, जीपीएस डिवाइसेस, ऑन बोर्ड कैमरा लगाया है, डेटा एक्विजिशन और पावर सिस्टम इन्होंने लगाया है। ये सब कुछ इन्होंने लगाकर, इक्विपमेंट लगाकर उसको भेजा है। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो सरकार का काम था वो सरकार ने अब करना शुरू किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुरानी सरकारों ने नहीं किया, पुरानी सरकारों की हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां रही हों कि वो कर ना पाए हों, वो विदेश नीति में व्यस्त रहे हों, वो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कैसे कब्जा हो उस पर व्यस्त रहे हों, अपनी राजनीति को मेंटेन करने में व्यस्त रहे हों, बांग्लादेश के साथ युद्ध करके अपनी कांग्रेस पार्टी की फूट बचाने में वो व्यस्त रहे हों। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे देश में जो होना चाहिए था वो अब होना शुरू हुआ है। हमें याद होगा कि अब मोदी जी ने जो प्लान बनाया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सभी में सीधी योजना है। आप अगर विश्व के कोई वो हैं और भारत में बेचना चाहते हैं और भारत उसका बड़ा डिमांड होल्डर है, भारत में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आइए, भारत में फैक्ट्री लगाइए, भारत में प्रोडक्शन कीजिए, भारत को भी दीजिए और विश्व के दूसरे कोनों को भी दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आपको याद होगा कि एयरबस अभी भारत में जल्दी स्टैब्लिश हुई है। आपको याद होगा कि भारत में एप्पल आईफोन यहीं बना रहा है। आप सैमसंग ने सबसे बड़ी संसार की फैक्ट्री फोन्स की यहीं पर लगाई हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, पूरे विश्व को बेचता है। महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां, महिंद्रा, टाटा, मारुति, ये पूरे विश्व में अपने ऑटोमोबाइल्स बेचती हैं। टेस्ला के साथ आपने वो इशू देखा ही है कि टेस्ला रोज ट्विटर, एलन मस्क रोज ट्विटर से हमसे युद्ध लड़ रहे थे। भारत सरकार ने साफ कहा, भारत में अगर आपको कार बेचनी है तो हम इंपोर्ट ड्यूटी ऐसी लगाएंगे, भारत में बेचनी है तो भारत में फैक्ट्री आप लगाइए, यहां आइए, प्रोडक्शन कीजिए। एलन मस्क, भारत का सरकार का मानना था ये चाइना के द्वारा सेट किया गया है, ट्विटर भी चाइना ने खरीदवाया है ताकि भारत के इलेक्शनों को डिस्टर्ब किया जा सके। लेकिन आत्मनिर्भर भारत ये कह रहा है कि हम सारी फैसिलिटीज देंगे, हम वो सारी फैसिलिटी अपने नागरिकों को देंगे जिससे जो काम सरकार को नहीं करने चाहिए वो काम सरकार ना करे, जो जनता को करने चाहिए, जो व्यापारियों को करने चाहिए, जो इंडस्ट्रीज को करने चाहिए, जो इन्वेस्टर्स को करने चाहिए, जो रिसर्चर्स को करने चाहिए, वो अपना अपना काम करें। हमको टैक्स दें, हम उस टैक्स से आपको सुरक्षा देंगे, आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको हम फैसिलिटी देंगे और हम विश्व के साथ राजनीति करेंगे जैसा यूएस सरकार करती है। यूएस सरकार की सबसे खास बात यह है कि उनके यहां प्राइवेट मैन्युफैक्चरर भरमार है। डिफेंस भी अपनी रिसर्च करती है, वो इन पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर की भरमार है। वो पूरे विश्व के साथ राजनीति करते हैं और पूरे विश्व की करेंसी लेते हैं। जहां जिन मामलों में वो अभी आपको कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि कुछ आर्टिलरीज हमने आर्मेनिया को बेची हैं, कुछ आर्टिलरीज अभी हम सऊदी अरेबिया को बेच रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स बेच रहे हैं, हम टैंक भी बनाना हमने शुरू कर दिया है, हमने ब्रह्मोस बनाकर बेचने शुरू कर दिए हैं। तो फिर जब हम मिसाइल्स बना रहे हैं, ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं, हम सैटेलाइट बना रहे हैं, हम लॉन्च व्हीकल भी उड़ा रहे हैं, हम डिफेंस के इक्विपमेंट खुद बना रहे हैं, तो फिर भारत ऐसा ही हमें चाहिए था। भारत के लोग समृद्ध हों, भारत की एजेंसियां समृद्ध हों, भारत के लोग और एजेंसियां अगर समृद्ध हैं तो फिर भारत स्वतः समृद्ध है। सरकार के पास आवश्यक नहीं, सरकार उनसे खजाना ले और उस खजाने का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए करे, उस खजाने का इस्तेमाल भारत के इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए करे, उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। ये सब सरकार के काम हैं जो सरकार को करने चाहिए थे। आज मुझे लगता है कि हमको ये दिखने लगा है, इस आज के लॉन्च व्हीकल से जरूर दिख रहा है कि भारत अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने जा रहा है।
ये जो मोदी जी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, ये 75वां अमृत महोत्सव, ये 75वां अमृत महोत्सव भारत के लिए एक शुभ घड़ी लाई है। जियो मोदी जी, आपके विचार जिए, आप जिस प्रकार से शास्त्रार्थ तरीके से शासन कर रहे हैं, आपको बहुत लंबी आयु दे ईश्वर, आपको इतनी लंबी आयु दे कि भारत आत्मनिर्भर होकर पूर्ण रूप से खड़ा हो जाए, विकसित देशों की सूची में आ जाए। तब तक आप भारत का भाग संभालते रहें, भारत को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।